मैं महापात्रा साहब, दो चीजें एक साथ पूछ लूं। एक तो एलन मस्क ने ये कहा है कि वे ट्रम्प जी के लिए कि आपके पास, इनके पास 3.5 साल बचे हैं, मेरे पास 40 साल हैं। वो इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। दूसरा, ट्रम्प के बारे में एलन मस्क ने कहा है कि भाई इम्पीचमेंट की बात की है, कि इम्पीचमेंट इनके खिलाफ, क्योंकि इस तरह के सबूत हैं जो इम्पीचमेंट भी हो सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि, और इस जो आज हम लोग विषय था, आपको क्या कहीं उम्मीद लगती है कि भारत में भी कोई ना कोई इस तरह का मस्क पैदा हो सकते हैं जो हमारे जो देसी ट्रम्प जी हैं उनको चैलेंज करें? क्योंकि ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से अडानी जी को एक तरफा बिल्कुल सब कुछ दे दिया गया है। मैं कोई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं जानता हूं, लेकिन 2-4 लोगों से जिनसे, मतलब जिनको जानता हूं, जिनसे कहीं से बातचीत जिनकी समझ में आती है, या उनके यहाँ कुछ लोग काम करते हैं, बाकी लोगों को ये बहुत ठीक नहीं लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इम्पीचमेंट और ये है, इसकी संभावना भारत में भी हो सकती है? हमारे यहाँ इम्पीचमेंट नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, लेकिन पोल पट्टी सबकी खुल सकती है। आज के इस युग में अगर एलन मस्क कुछ अपने पास कुछ रखे हुए हैं, वीडियो टेप कुछ इस तरह की बातें, तो क्या ये संभव है कि हमारे यहाँ हर की फाइल बनाने की वो होती है ना, अमित शाह साहब के पास हर एक आदमी की फाइल है, तो क्या जब सबकी फाइल बनती है तो किसी और की भी फाइल बन सकती है? मतलब फाइल एक ही तरफा बनती है क्या? महापात्रा साहब। जी जी आनंद भाई, पहले तो आपको शुक्रिया और आपको बधाई। मुझे लगता है कि आपकी यात्रा हुई थी अमेरिका और आपने अभी अमेरिका यात्रा से वापस आए, ये जो तूफान पैदा हुआ तो मुझे कहीं लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी और शीतल जी की भी कहीं कोई भूमिका तो नहीं है। जो भी है, पहली बात तो ये है कि ये मैं हमारे वरिष्ठ साथी जयनारायण जी को सुन रहा था, मैं उनकी एक बात से जरूर इत्तेफाक रखूंगा। जो बात आपने शुरुआत में कही कि ये जो होड़, ये जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन बड़ा मिस्चीफ है, डोनाल्ड ट्रंप या हमारे देश के नेता, तो मैं भी उसमें उनके साथ ज्वाइन करना चाहूंगा कि देश के मतलब राष्ट्रभक्ति का सवाल है ये। तो उस नजरिए से जो है इस प्रतिस्पर्धा में जो है हम हमारे नेतृत्व को पीछे नहीं छोड़ सकते, और दोनों के होड़ में जो है वो कोई 19 कोई 20 नहीं है, दोनों बराबर है। एक दूसरी बात, जहां तक बात है कि ये पूरा जो अभी अमरजीत जी ने बड़े विस्तार के साथ उस पर रोशनी डाली और उसके पहले झा साहब को भी मैंने सुना। असली बात ये है कि ये जो ट्रंप और मस्क के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, आपने ये कहा कि ट्रंप ने ये इम्पीचमेंट तक जा सकता है, बहुत सारी चीजें होंगी, हमारे यहाँ भी होगी, निश्चित रूप से होगी। गौतम अदानी जो है कोई दूध के धुले नहीं है, और ये सरकार, मैं तो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि जिस तरीके से अमित शाह जी के पास जो है आपने कहा फाइलें हैं, तो उनके पास भी बहुत सारी फाइलें हैं, और कई बार जो है उन्हीं फाइलों का नतीजा है कि आज ये देश जो है केवल एक औद्योगिक घराने के इर्द गिर्द जो है भारत जो है केंद्रित होते जा रहा है, और सारी जो संपदा है, संपत्तियां हैं, उसका केंद्रीकरण उसी औद्योगिक घराने तक पहुंच रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर ये जो वर्तमान हालात, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना कि ये दोनों व्यापारी। एक दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के प्रचार के दरमियान जो स्लोगन दिया और चुनकर आने के बाद भी जो बातें कही, आपने झा साहब की बात सुनी होगी तो आपको एक बात समझ में आया होगा, उन्होंने एक रेफरेंस दिया बर्नी सैंडर्स का। तो अमेरिका के अंदर ये जो आर्थिक असमानता है, असली बात क्या है आज, ये जो सवाल है, ये जो सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जिसकी शुरुआत हुई, और ये थैचर रीगन के पॉलिसी के रूप में पूरी दुनिया में आई, आज पूरी दुनिया में इस बात पर भी ये बहस चल रही है कि क्या ये सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन अब इरेलेवेंट हो गया, या सो कॉल्ड लिबरलाइजेशन अब इरेलेवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय ये नारा था कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, इसलिए जो है पूंजी की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जब ये टैरिफ वॉर शुरू किया, तो फिर ये सवाल आया कि भाई अगर आप टैरिफ वॉर, आप दुनिया के दूसरे देशों को बोल रहे हो अपने बाजार आप हमारे लिए खोल दो, लेकिन जब दूसरे देशों से जो है सामान आ रहा है तो आप उसको अपने यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो कारण क्या है? मैं ये नहीं मानता कि ये जो है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो पॉलिसी है आज वो जो है रिट्रीट हो रहा है, या ये जो है उसको पीछे मैं समझता हूँ ये ट्रंप और मस्क के बीच में जो ये जो झगड़ा हो रहा है उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है। पहली बात तो ये है, जब ट्रंप ने ये नारा दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका अर्थ होता है अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो हेजेमनी है, उसका जो एकाधिकार है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी बहाली वो चाहते हैं। एक
दूसरी बात यह है कि चुनाव के दरमियान उन्होंने जो है, जो अमेरिकी जनता की विपन्नता है, असमानता है, उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई जो है हम इन सारी चीजों का जो है समाधान करेंगे। हकीकत क्या है, अभी आंकड़ों, मैं इसलिए आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि अमरजीत जी ने बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने रखे। हकीकत क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस स्लोगन के पीछे, जैसे हमारे देश में मोदी जी ने जो किया, हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा होगा, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी हो जाएगी, हर आदमी को छत मिल जाएगा, और जो जो भी हुआ, देश पूरा बदल जाएगा, देश खुशहाली के रास्ते पर चला जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है कि उनमें से कोई भी चीज पूरा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है सपना दिखाया अमेरिकी चुनाव के अंदर, वो तो पूरा नहीं हुआ। और उन्होंने ये जो नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके जरिए ये जो टैरिफ वॉर का युद्ध शुरू हुआ, उस टैरिफ वॉर के युद्ध ने, क्योंकि आज दुनिया में जो है, उस समय आप पहले जिस तरीके का अमेरिका का हेजेमनी था, आज वो हेजेमनी उस रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज चीन जिस रूप में खड़ा है और वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। उस नजरिए से आप केवल ये स्लोगन देकर, केवल टैरिफ वॉर, क्यों ट्रंप को रिट्रीट करना पड़ा? उसका एग्जाम्पल जो अमरजीत जी ने दिया कि खुद गोल्डमैन सेक्स हो, जेपी मॉर्गन हो, उन्होंने पब्लिक डोमेन में क्या कहा कि ट्रंप ने जो भी नारा दिया होगा अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कि और हम जो है अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, हम अपने देश के अंदर सारी चीजों को उत्पादन करेंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो भौतिक हकीकत से उसका कोई संबंध ही नहीं है, और इसीलिए उसने रिट्रीट किया। तो अमेरिकी जनता के, वो जनता जो विपन्नता और असमानता के कारण इस ट्रंप के स्लोगन से प्रभावित होकर ट्रंप के साथ खड़ी थी, आज पूरी तौर पर जो है डिस्क्रेडिटेड हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप उसी जनता के बीच में। तो ट्रंप के नीतियों के खिलाफ उसी अमेरिकी जनता के अंदर गुस्सा पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वो अवसर मिलना नहीं है। नारा जरूर दिया लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा। दूसरा, एलन मस्क ने, ये तो सच है कि एलन मस्क के सारे इन्वेस्टमेंट ने जो है ट्रंप को ट्रंप बनाया। हमारे देश में भी वही हकीकत है, और हमने यही देखा चुनाव के दरमियान जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अदानी की हवाई जहाज में घूमते थे, और चुनाव जीत कर आने के बाद जो है भारत सरकार के हवाई जहाज में जो है गौतम अदानी जी घूम रहे थे। तो अमेरिका के अंदर भी ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप खुद व्यापारी है। दूसरा, एलन मस्क को जो नुकसान हो रहा है ट्रंप की नीतियों के कारण, और साथ ही साथ ट्रंप ने एलन मस्क को जो जिम्मेदारी दिया और उसने जो है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कट, सब्सिडीज में कट, बड़े पैमाने पर रिट्रेंचमेंट, ये जो सजेशन दिया, उसका नतीजा है पूरे अमेरिका, ये हिंदुस्तान नहीं है, अमेरिका में टेस्ला के खिलाफ जो जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ। ऐसा हुआ कि टेस्ला के जो शॉप्स है वहां पर लोगों ने न केवल प्रोटेस्ट किया, वायलेंट प्रोटेस्ट किया, और उसका नतीजा क्या हुआ? अमरजीत जी ने आंकड़ों में आपको बताया कि बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। तो एलन मस्क की पहली प्राथमिकता है, वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं, उनको वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए ताकि जो है अपना जो मुनाफा है उसको और किस तरीके से एक्सपांड करें। लेकिन हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से वो खुद अपने अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और इसीलिए होता यही है, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर, पूंजीवादी समाज के अंदर, जो भी पूंजीपति अपना पैसा लगाता है, अगर वो लगाया उसका रिटर्न जिस दिन उसको नहीं मिलेगा तो ये धनराज साहब का शायद, और उस आधार में, जी, उस आधार पर जो चीजें घट रही है, मुझे लगता है कि उस अनुरूप इसको देखना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक भारत का सवाल है, आपने जो बात की कि भारत के अंदर इसकी क्या संभावना है, क्या यहां भी ऐसा नहीं हो सकता है? लेकिन अभी तक हम ये समझ रहे हैं, आपने देखा होगा उदाहरण, हमारे देश के अंदर ये सच है कि पूंजी का जो केंद्रीकरण है, अभी जो हुर रिच इंडिया का जो आंकड़ा आया, उस आंकड़े ने ये स्पष्ट किया कि एकमात्र व्यक्ति है जिसकी संपदा के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का इजाफा हुआ, और वो कौन है आपको ये मालूम है? उसी ने ये बताया कि हमारा देश ऐसा देश बनते जा रहा है जो बिलियनरीज के मामले में, खरबपतियों के मामले में 1 साल के अंदर जो है 142 लोगों का इजाफा हो गया हमारे बिलियनर्स के अंदर, और उसमें सबसे बड़ा कौन है ये सबको मालूम है। लेकिन आपको ये मालूम है कि हमारे देश के अंदर आज भी जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं उनके अंदर जो है, क्यों? क्योंकि हमारी जो मौजूदा सरकार है, पूंजी का पूरा केंद्रीकरण गौतम अदानी के नजदीक होने के बावजूद सारे लोग जो देश के बड़े पूंजीपति हैं
उन पूंजीपतियों के इर्द गिर्द सबको संतुष्ट करने की कोशिश होती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है रफाल डील। आपने देखा होगा रफाल के मामले में यूपीए के टेन्योर में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में बदलाव करके अनिल अंबानी, जिनको डिफेंस के मामले में किसी चीज का कोई अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है, कभी उन्होंने जो है कोई पुर्जा नहीं बनाया, कोई मतलब कोई तजुर्बा ही नहीं है, ना ही उनका कोई ढांचा है, लेकिन HAL को बाईपास करके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाईपास करके एक डिफॉल्ट अनिल अंबानी, एक दिवालिया अनिल अंबानी, उसको जो है खड़ा करने के लिए जो है रफाल के एग्रीमेंट के साथ ये उनको जो है उसमें शामिल करा दिया गया। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए हिंदुस्तान के सारे कोर सेक्टर में, चाहे वो स्टील हो, कोल हो, यहां तक कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, सारे या एयरपोर्ट्स हो, XYZ, सब कुछ, सारा ढांचागत संसाधन, और जिसमें आपने एक उदाहरण अभी हाल ही में फाइनेंशियल सेक्टर का जिसका जिक्र किया, उसके में पोर्ट्स हो, XYZ, सब, वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक ही पूंजीपति के हाथों में हो रहा है। लेकिन उसी पूंजीपति के हाथों में जब ये केंद्रीकरण हो रहा है, ऑयल सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, आज भी जो है जो सबसे बड़ा मोनोपोली कैपिटल के रूप में जो है दूसरा एक जो आइकॉन खड़ा है वो है मुकेश अंबानी। तो वो सबको, तो मैं समझता हूं अमेरिका के अंदर ये जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जिस रूप में हो रहा है, भारत के अंदर अभी वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट उस रूप में दिखता नहीं है, क्योंकि भारत की मौजूदा सरकार, वो अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, गौतम अदानी को पूरी तौर पर मदद करने और पूरे वेल्थ का कंसंट्रेशन और सेंट्रलाइजेशन के बावजूद हिंदुस्तान के सारे पूंजीपति सरमायादार को उसी रूप में संतुष्ट करने की कोशिश कर रही। तो इसीलिए वो कॉन्ट्रडिक्शन जो अमेरिका के अंदर दिख रहा है, अभी भारत के अंदर उसका प्रतिफलन उस रूप में नहीं दिखता। लेकिन एक बात जरूर है, भारत के अंदर भी ये पहलगाम के बाद, जिसके बारे में सुनील जी और दूसरे लोगों ने कहा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप ये प्रचार कर रहे हैं तिरंगा यात्रा का, आपका तजुर्बा क्या है? आप जब ये स्लोगन दे रहे हैं कि आप जो है मेरे रगों में जो है सिंदूर दौड़ रहा है, उसका पब्लिक पोस्चर में जो है क्या असर हो रहा है, जनता के बीच में क्या सवाल हो रहा है? तो ये जरूर है, जिस तरीके से ट्रंप डिस्क्रेडिटेड हो रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मतलब मैं तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत ये है, पहलगाम के बाद हमने जो एक्शन लिया, इजराइल और अफगानिस्तान, एक बात, दोनों रिएक्शनरी प्रतिक्रियावादी मुल्क, उसके अलावा दुनिया के किसी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया। तो इसका मतलब है हमारी सरकार जो है, जो कल तक सवाल पूछने पर लोगों पर जो भी प्रकरण दर्ज करा रही है, अभी भी इस पूरी प्रक्रिया में हो रहा है कि हम जो है फैज की जो कविताएं हैं हम देखेंगे, लाजिम है हम देखेंगे, गाने पर भी जो है FIR दर्ज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का उनसे सवाल बढ़ रहा है। यानी इस सरकार के खिलाफ भी लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो सवाल है, वो सवाल तेजी के साथ उभर कर सामने आ रहा है। तो इसीलिए वो चुनावी टैक्टिक्स के लिए कितना ही इश्यूज को डाइवर्ट करे, अमेरिका के अंदर भी जो डाइवर्ट करने की कोशिश हो, मैं नहीं समझता कि पूरा सफल होंगे। भारत के अंदर भी असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की तमाम कोशिशें जो भी मोदी सरकार करे, लेकिन पहलगाम और पहलगाम के बाद लोगों के बीच में एक जरूर सवाल है, और इसीलिए वो पार्लियामेंट सेशन नहीं बुला रहे, जिससे जनता को आप विमुक्त नहीं कर सकते। जी।